विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन आईसीटी इको फॉर यू चैनल। आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कृपेश नायक। जैसा कि आप जानते हैं, आईसीटी इको फॉर यू चैनल के अंदर स्टैंडर्ड 12 के जनरल स्ट्रीम के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम के बोर्ड के पेपर के रिवीजन राउंड चल रहे हैं। अभी तक हमने 5th चैप्टर तक का कंप्लीट किया है। आज हम इस वीडियो के अंदर बोर्ड पेपर रिवीजन राउंड स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम आर्ट्स एंड कॉमर्स के गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के जो अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर के अंदर बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक के पूछे गए हैं वो, और जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं वो ABCDE सेक्शन के अंदर यहाँ पे आज आपके सामने हम पेश करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी पॉइंट कैसे याद रखने, उनकी ट्रिक आपको अभी तक 5 चैप्टर तक की मिल रही है। तो आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठे ताकि आपको अच्छी तरह से जो भी ट्रिक है वो आप डिक्टेट कर सके अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, अपने डाइजेस्ट के अंदर भी आप लिख सकते हो। तो आशा रखते हैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दूसरी बार न कहनी पड़े। जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब की है उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जो नए व्यूअर्स है उनको भी अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो वो www.icteco4u गूगल के ऊपर टाइप करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक करके अपने पूरी जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक लाना चाहते हैं तो वो ये प्रोसीजर पूरी कर सकते हैं। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आप एंड्रॉइड वर्जन के यूजर मेरी ऐप आईसीटी इको फॉर यू भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारा जो भी कंटेंट है 1 to 12 और कॉलेज तक का, वो टेक्स्ट बुक या वीडियो की लिंक जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ से भी फ्री में मिल सकते हैं। तो once again welcome all ICT Coverage channel. Starting with APJ Abdul Kalam's quotes: learning gives creativity, creativity leads thinking, thinking provides knowledge and knowledge makes you great. यानी अगर आपको ग्रेट बनना है, अच्छी तरह से आपको अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर से या कोई भी अपने फील्ड के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। लर्न करोगे तो क्रिएटिविटी मिलेगी आपको, क्रिएटिविटी से आप थिंकिंग के और आगे बढ़ सकते हैं, और थिंकिंग से आपको नॉलेज मिलेगा और नॉलेज आपको महान बनाएगा। ये APJ अब्दुल कलाम के कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए की। और सेक्शन ए के अंदर हम MCQ के अंदर फर्स्ट MCQ है, हु प्रेजेंटेड द मेजरिंग रूट्स ऑफ मेजरिंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मार्च 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है राजकृष्ण, महानोबिस, केन्स एंड रॉडेंस। आंसर इज राजकृष्णन। मार्च 2020 का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। मार्च 2018 का क्वेश्चन। कौन सी टेक्निक हम इंप्लीमेंट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, एजुकेशन ओरिएंटेड। तो आंसर इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी तरह से हम जानते हैं कि बढ़ सकते हैं। टू मेक मनरेगा सक्सेसफुल, विच डेज हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज एम्प्लॉयमेंट डे। जुलाई 2018 का क्वेश्चन। महात्मा गांधी गारंटेड नेशनल रूरल जो स्कीम इंप्लीमेंट की थी उनको गवर्नमेंट ने कौन से डे को सेलिब्रेट करने की बात की। तो 2 फरवरी, 2 अक्टूबर, 13 जनवरी, 13 मई। आंसर इज 2 फरवरी। इन इंडिया एट द एंड ऑफ 9th FIRE plan, how many people were unemployed? In India at the end of the 9th FIRE plan, how many people were unemployed? यानी 9वीं पंचवर्ष योजना के एंड में कितने लोग भारत के अंदर अनएम्प्लॉयड थे। 348.5 lakhs,
345.8 lakhs, 348 lakhs, 346 lakhs. आंसर इज 348.5 lakhs. तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके सामने है. अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की ओर. सेक्शन बी के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन हो गया आपके लिए. तो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. सेक्शन बी के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. सबसे पहले 5/2018 का क्वेश्चन. स्टेट द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिवन बाय पीकू. पीकू के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हमारे जेब की नहीं है. पीकू के वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस होने चाहिए, तब जाके 1 मार्क्स आपको मिल सकते हैं. कोई भी सेंटेंस या वर्ड इधर उधर होना नहीं चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू पीकू, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट नॉट एबल टू फाइंड वर्क. पर्सन कैन बी A person can be called unemployed only when he is willing to work but not able to find work. ध्यान में रखना, पर्सन जो काम करना चाहता है, ढूंढ रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, that is called unemployed according to PQ. मार्च 2018 की. What type of unemployment is seen in India? इंडिया के अंदर जुलाई 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह की है. इन इंडिया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट seen in India. What is drain to brain? Very important question in March 2020 exam. What is drain to brain? One-sided movement of intelligence from India to abroad is called drain to brain. One-sided movement. एक तरफ से इंडिया के जो इंटेलिजेंट पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन, स्किल्ड पर्सन है, अगर वो बाहर जाना स्टार्ट कर दे, अपॉर्चुनिटी इंडिया में उनको नहीं मिल रही और वो बाहर जाना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड ड्रेन टू ब्रेन. In 11th 5-year plan, what was the economic development of India? In 11th year plan, what was the economic development of India? 7.8%. याद रखने का तरीका काफी इजी है. 7.8 यानी 7.8. Next questions. When too many persons are employed, then they required, which type of unemployment is generated? Disguised unemployment. जहां ज्यादा वर्कर हमें दिखाई दे, लेबर दिखाई दे, अगर उनको वहां से हटा दिया जाए तो भी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉय यानी हिडन. दैट मीन्स स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. मार्च 2020 का क्वेश्चन. ऊपर के 2 क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं इसलिए यहाँ पे रखे. तो मार्च 2020 के अंदर स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना वाज टू प्रोवाइड कांस्टेंट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे. ये एक उनका ऑब्जेक्टिव था. तो सेक्शन बी के अंदर इतने क्वेश्चन के बाद हम सेक्शन सी को स्टार्ट कर रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन सी इन 2 मार्क्स. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. मार्च 2018 का क्वेश्चन. यहाँ पे ध्यान में रखनी है हमें कीवर्ड्स आपके नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं. 2 मार्क्स अर्जित करने के लिए ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि 2 मार्क्स के अंदर क्या लिखना है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो. हमारा जो वर्ड है, की वर्ड है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आप ये अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख दो. डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो. देन फर्स्ट डेफिनेशन इन स्टैंड फॉर डेफिनेशन, देन रीजन, दैट इज रीजन फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड मेजर, दैट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड थ्रू 3 ways. रजिस्टर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सैंपल सर्वे एंड सेंसस. ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, तब जाके आपको ये 2 मार्क्स मिल सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन की बात हो रही है, उसके बाद रीजन फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, उसके बाद ही हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो मेजर है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं उनकी बात करेंगे. तो डेफिनेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, ये सिर्फ पॉइंट है, इतना लिखोगे यू विल गेट 0. मगर ये आपकी जो गाइडलाइन है, सॉरी आपके जो पॉइंट है उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे पॉइंट, और उस पॉइंट से आप अंदर लिख सकोगे. तो डेफिनेशन के अंदर द पर्सन हु आर रेडी टू वर्क at current wages rate and possess qualification too but do not get any job are said to be fully unemployed or openly unemployed. There are 2 various names for that one definition, that is openly or fully unemployed or openly unemployed. The country in which labor supply increased fast,
and the process of the urbanization is also fast. Over there high rate of full employment can be seen. यानी अगर लगातार डेफिनेशन के अंदर थोड़ा हमें ऐसा लिखना पड़ेगा और उनके रीजन क्या है वो भी हमें लिखने पड़ेंगे कि लगातार हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारे जो अर्बनाइजेशन से भी लोग ये सिटी एरिया के अंदर आ रहे हैं, तो जो फुल्ली अनएम्प्लॉयज है तो मैक्सिमम वो सिटी एरिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो क्वालिफाइड है, जिसके पास अपने डिग्री है, करंट वेजेस पे रेडी है काम करने के लिए, उसको नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो फुल्ली अनएम्प्लॉय या फिर ओपनली अनएम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज ऑफ पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज एरिया, फुल एम्प्लॉयमेंट कैन सीन इन मोर इन सिटीज एरिया, नॉट इन एग्रीकल्चर एरिया. So generally educated or less trained skilled persons suffer more from the full unemployment. Fully unemployment people become a burden and causes of productivity for low productivity. It is seen more among the age group of 15 to 25. 15 से 25 के बीच के लोग ज्यादातर फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री होती है फिर काम नहीं मिल रहा, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट. देन last point is full unemployment can be measured through 3 ways. 3 तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट, registered in the census, registered in the employment exchange. सेकंड, sample survey for labor supply and census. ये 3 तरीके से हम अपने फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकते हैं. रिपीट अगेन, डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो, डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो, डेफिनेशन के मेजर को रिफर करो, मेजर करो, डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो, डेफिनेशन के रीजन को मेजर करो. ये 2-3 बार आपके दिमाग में सेटअप हो जाने चाहिए सेंटेंस. अब आगे बढ़ रहे हम. मार्च 2019 का क्वेश्चन, explain frictional unemployment with example. Explain frictional unemployment with example. Explain frictional unemployment 2019 का क्वेश्चन. उनके आंसर के साथ उनकी की काफी इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन को एग्जाम्पल से याद रखो, डेफिनेशन को एग्जाम्पल से याद रखो, डेफिनेशन को एग्जाम्पल से याद रखो, डेफिनेशन को एग्जाम्पल से याद रखो. तो ये हमारा मार्च 2019 का फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को हम याद रखेंगे. डेफिनेशन ध्यान में रखना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उनको सही तरीके से याद रखने के लिए डेफिनेशन जो है फ्रिक्शनल की, उसमें न्यू एंड ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम, ये वर्ड ध्यान में रखना है, न्यू एंड ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम, बस इतना दिमाग में सेट कर देना है, फिर आप आसानी से अपने क्वेश्चन आंसर को लिख पाओगे. तो फर्स्ट है डेफिनेशन एंड सेकंड एग्जांपल, स्मार्टफोन एंड ओल्ड फोन. तो ये आपको गाइड करेंगे 2 पॉइंट के क्या लिखने हैं उसके अंदर. डेफिनेशन के अंदर, व्हेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, because of changes in technology, demand, production or taste and preference, new goods enter in the market, then some laborers become unemployed for time being. Such unemployment is known as a frictional unemployment. When old production system is replaced by new production system, then some of the units having old production system face economic losses and shut down. As a result, laborers working in those old units remain unemployed till they do not learn the work according to the new technology. As and when they train themselves, they get employment. Thus, frictional employment is for a short time. Keep in mind, it is not long term, it is for short time. यहाँ पे ये बात हुई है कि अगर जो पुराने सिस्टम से जो लोग काम करते हैं उनको नए सिस्टम से काम करने को बोला जाए और वो न्यू प्रोडक्शन सिस्टम से अगर ट्रेन नहीं है, स्किल नहीं है, तो उनको वर्कआउट होना पड़ेगा, उसका काम छूट जाएगा. और जब as and when they train themselves, they get the employment. Thus frictional employment is shorter. एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्मार्टफोन और ओल्ड फोन की बात कर सकते हैं कि अगर जो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उनकी जो टेक्निक नई है, उनके फीचर्स अलग अलग है, और जो कीपैड वाले ओल्ड फोन को प्रोडक्शन करने वाले अगर वर्कर होंगे, टेक्नीशियन होंगे, इंजीनियर होंगे, तो उनको थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा. जब तक वो अपग्रेड नहीं होंगे तब तक स्मार्टफोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. तो in this between this period they are remain unemployed. That is called frictional unemployment. Now मार्च 2020 और जुलाई 2018 के क्वेश्चन के ऊपर हम जा रहे हैं. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया. एक्सप्लेन इट. लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी लेबर के ऊपर ज्यादातर हमें निर्भर रहना पड़ेगा अगर इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इट इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है
कीवर्ड है। जब पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी तो एग्रीकल्चर पर बोझ कम होगा। जब पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनका टारगेट क्या होना चाहिए वो अगर पब्लिक जो है वो अगर ऑब्जर्व करेगी अपने आप, तो एग्रीकल्चर के ऊपर बोझ कम होगा। ये हमारा थोड़ा सा एक की है जो एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर एक स्टेटमेंट अगर ये पूरे एक लाइन आपने पढ़ दी तो आपके 2 मार्क्स आपकी जेब के अंदर। यानी जब पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी तो एग्रीकल्चर पर बोझ कम होगा, जब पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी तो एग्रीकल्चर पर बोझ कम होगा। 2-3 बार आप भी बोलते रहना अपने आप, खुद 4 बार बोलते रहना, उसके बाद आपके फुटस्टेप के अंदर लिखना, डाइजेस्ट के अंदर लिखना, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना, पैम्पलेट के अंदर लिखना, एक फुटस्टेप अलग होना चाहिए। और जब लिखो तब 2-3 बार देख के लिखो, उसके बाद पूरा आंख बंद और दिमाग को खुला रख के याद करके लिखो। तो ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है और ये आपकी की अगर बन गई, यू हैव स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर की हाथ में है तो 2 मार्क आपके हाथ में हो जाएंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन का मतलब हाई पॉपुलेशन, टारगेट का मतलब फेल टू अचीव टारगेट थ्रू big and heavy industries policy. Public, that is public sector also face problem through capital intensive. And observe, that is observation of agriculture and industrial with capital intensive method. यानी ये 4 पॉइंट, पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी तो एग्रीकल्चर पर बोझ कम होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर भी है। तो ये पॉइंट है, उसके अंदर आपको कैसे लिखने हैं उसकी हम अब डिस्कशन करेंगे। तो इन इंडिया बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ ऑफ रेट पॉपुलेशन अबिडेंस ऑफ लेबर इन अवेलेबल, बहुत सारे इंडिया के अंदर लेबर मिल रहे हैं क्योंकि ग्रोथ रेट हमारा पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन के अंदर हम ये लिख रहे हैं सब कुछ। दिस मीन्स वन साइड लेबर इज इन अबिडेंस इन द इंडिया एंड द अदर साइड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम रिमेन लो, एज ए रिजल्ट सेविंग आर लेसिस and rest and the rate of the capital investment remain low. This means in India there is a scarcity of capital. कैपिटल इंटेंसिव मेथड नहीं है, लेबर इंटेंसिव मेथड। उसका रीजन है कि इंडिया के अंदर पब्लिक काफी है, पॉपुलेशन हाई है, उनकी जो सेविंग है वो काफी लो है क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव मेथड से अगर हम काम करेंगे तो उनके लिए पैसे चाहिए, मगर पैसे कहाँ से होंगे अगर सेविंग ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सभी रीजन है, उनकी वजह से हम लेबर इंटेंसिव का प्रायोरिटी इंडिया के अंदर देंगे। इफ द above circumstances to solve the problem of unemployment, labor intensive technique of production should be have been adopted. अगर ये सभी प्रॉब्लम है, सेविंग नहीं है, कंजम्पशन कम है, इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम के रेट कम है, तो कैपिटल इंटेंसिव के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट, ये सभी प्रॉब्लम अगर सॉर्ट होते हैं तो वी कैन अडॉप्ट कैपिटल इंटेंसिव, बट इन इंडिया देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। During planning periods, India has adopted the policy developing heavy and basic industries. यहाँ पे जो fail target through big and heavy industries उसकी बात हो रही है सेकंड पॉइंट के अंदर कि during the planning period, India has adopted the policy of development heavy and basic industries in place of capital intensive technique. Labor intensive technique was given less importance. जो ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव की डिमांड थी उनको लेस करके 1956 की सेकंड फायर प्लानिंग के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें मैक्सिमम बिग और हैवी स्केल के ऊपर फोकस किया। बट टू एंड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मैकेनिज्म वाज एडॉप्टेड व्हिच इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एट स्लो रेट। अगर ये बिग और हैवी इंडस्ट्रीज को ध्यान में लिया है तो जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो काफी स्लो रेट पे जा रहा था, और अगर एम्प्लॉयमेंट स्लो रेट पे जा रहा है तो जो हमारे टारगेट जो थे वो हम अचीव नहीं कर पाए। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉलिसी इज एडॉप्टेड सच दैट इट सेव्स लेबर। ड्यू टू दिस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकम एक्यूट। यानी ज्यादा कैपिटल का हम यूज कर रहे हैं तो लेबर को वर्कआउट करना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम बढ़ते जाए तो पॉवर्टी के भी प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, तो सोसाइटी के अंदर एंटी सोशल एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। देन इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर हु यूज दिस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक व्हिच कुड नॉट generate the employment opportunity and serve problem of unemployment arises. unemployment के प्रॉब्लम ज्यादा लगने लगे। बिग और हैवी इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा वो अपना ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए अगर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो कैपिटल की वो मेंशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम भी बढ़ते नजर आएंगे। तो यूज लेस mechanisms, a used labor intensive production system is problem of unemployment can be solved.
यानी पब्लिक सेक्टर की भी यहाँ पे बात हुई कि कैपिटल को वो ज्यादा इंटेंसिव के हिसाब से जा रहे थे, कैपिटल इंटेंसिव मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे थे पब्लिक सेक्टर के अंदर, मगर वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का हमने किया कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर कैपिटल इंटेंसिव से वो आगे बढ़े तो 100% का जो रेशियो है वो कम नजर आया हमें। तो लेबर इंटेंसिव इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। When and with what objective Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme was started? मार्च एंड जुलाई 2018 का क्वेश्चन। When and with what objective Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme जो थी वो कब और किस मकसद से स्टार्ट की गई की है? एक साथ 15 ग्लास वाटर पी नहीं सकते, पी सकते हो क्वेश्चन मार्क। एक साथ 15 ग्लास वाटर पी सकते हो, एक साथ यानी एक साथ का मतलब है यहाँ पे उनके ईयर के बारे में हम जा रहे हैं। उनका ईयर कौन सा है? एक साथ यानी, तो एक साथ यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक साथ यानी 7 मींस उनके डेट यानी 1 जुलाई 2015 की बात, यानी स्टार्टिंग डेट थी 1 जुलाई 2015। स्टार्टिंग एक साथ का मतलब एक यानी 1 और 7 यानी 7 इन गुजराती दैट इज 7। एक साथ 2000 और 15 ग्लास यानी 2015। ईयर को याद रखने के भी तरीके हैं, की के अंदर ध्यान में रखना 1/7/2015 द स्टार्टिंग year of Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme and the objective that is water means water to every field। वाटर पी सकते हैं का मतलब वाटर में क्या है? वाटर टू एवरी फील्ड, ध्यान में रखना। एक साथ 15 ग्लास यानी एक साथ 15 नहीं 1/7/2015 एंड वाटर दैट इज वाटर टू एवरी फील्ड। अंडर द स्लोगन वाटर टू एवरी फील्ड इट वाज टारगेट टू इंक्रीज field productivity by optimum use of available sources through planning of irrigation facility to agriculture area. This scheme was started in 1 जुलाई 2015। तो ये सेक्शन सी के अंदर जो 4 क्वेश्चन की हमने बात की, उसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड सेक्शन के अंदर दैट इज डी। आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड थीम 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल, मार्च 2018 और 20 का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल। आंसर है उसकी की है, की के अंदर दम हो तो रीजन के एग्जांपल दो, दम हो तो रीजन के एग्जांपल दो। रीजन के एग्जांपल हो ही नहीं सकते, मगर ये थोड़ा सा बनाया है आपके लिए। दम हो तो रीजन के एग्जांपल दो, रीजन के एग्जांपल दो पाओगे नहीं है तो दम हो तो रीजन के एग्जांपल दो। रीजन के कहीं से भी एग्जांपल नहीं मिलने वाले हमें कि रीजन के एग्जांपल कैसे, मगर थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दम का मतलब यहाँ पे DAM है, ध्यान में रखना। दम का मतलब है यहाँ पे DAM। DAM का मतलब क्या है तो धीरे धीरे आपको समझ में जाएगा। यानी दम दैट इज DAM, डैम दैट इज D फॉर डेफिनेशन, A फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, सेक्टर्स, M फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, ये दम हुआ। देन रीजन फॉर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड 5th एग्जांपल। ये 5 पॉइंट दिमाग में रखो और 3 मार्क्स अर्जित करो। दम हो तो रीजन के एग्जांपल दो, दम हो, दम दैट इज DAM, D डेफिनेशन, E एग्रीकल्चर, M मार्जिनल। दम हो तो रीजन के एग्जांपल दो, दम हो तो रीजन के एग्जांपल दो। तो यहाँ पे D फॉर डेफिनेशन यानी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के अंदर हमें डिस्कस करना है। इन एनी एक्टिविटी इफ द टू मेनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एट गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हेन अ फ्यू पर्सन आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क एंड द टोटल प्रोडक्शन डज नॉट चेंज देन इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्ट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम काम करें वहां ज्यादा से ज्यादा हमें नजर आए पर्सन उनको रिमूव कर दे उस एरिया के अंदर से, फिर भी टोटल प्रोडक्शन सेम रहेगा, तो जो हम निकाल रहे हैं वो पर्सन जो है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। इट कुड बी ऑल्सो डिफाइंड दैट गिवन द रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन इन ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग कंट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें सेकंड पॉइंट के ऊपर। और थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0,
तो जीरो प्रोडक्टिविटी के ऊपर, यानी उनको अगर हम हटा दे या ऐड करें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या कि अगर कोई 10 मेंबर वहां पे 100 यूनिट बना रहा है और 11 या 12 को हम ऐड कर, तो 1 और 2 ऐड होने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मगर उनको कम कर दे, 10 में से 5 को हटा दे, तो भी 100 के 100 रहेंगे प्रोडक्शन, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, तो वो जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है दैट विल रिमेन जीरो, ये ध्यान में रखना है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन के बारे में हम बात करते हैं अब। In India, population is constantly increasing, hence people demanding employment is also increasing at higher rate. एक और हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, काम मांगने वाले भी बढ़ रहे हैं, बट इन इंडिया पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर पुट्स हैवी बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमारा जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ वो काफी पुअर हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन बढ़ गया। If the surplus laborers are removed from the agricultural sector, then also agricultural production will not decrease. अगर एक्स्ट्रा जो सरप्लस लेबर है उनको अगर हम रिमूव कर दे एग्रीकल्चर फील्ड में से और प्रोडक्शन देखिए तो उनका प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होने वाला। दिस मीन्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबरर्स इज जीरो, देन देयर इज अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो सभी उनको निकाल दे, उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी जीरो होने वाली है। In cities also, in industries and business, this kind of disguised unemployment is seen, which is also known as urban unemployment. ये ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ही है, सिटी एरिया के अंदर ऐसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, वहां पे भी है। कॉमोडिटी द बिजनेस वेयर लेबरर इज brought by families themselves and wages are not paid in monetary terms. In such case, disguised unemployment take place. अब उसके एग्जाम्पल के अंदर आपको लिखना है कि if an agricultural land is to be optimally used, then maximum 5 labor can be employed, but due to unavailability of work elsewhere, the 3 members of the family also join the same work. Even after they join, the total production does not increase in at all. So the other 3 laborers are called disguised unemployed. तो ये आपको एग्जाम्पल के अंदर लिखना है, तो ये बात हम यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए ध्यान में लेंगे। दम हो तो रीजन के एग्जाम्पल को दो, दम हो तो एग्जाम के एग्जाम्पल को दो। दम दैट इज डीएम, डीएम दैट इज डेफिनेशन, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, मार्जिन प्रोडक्टिविटी, एंड रीजन दैट इज रीजन फॉर डिस्गाइज। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं और उसके एग्जाम्पल, जो जहाँ 5 है वहां 10 कर दे, 5 को निकाल दे तो भी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, दैट इज कॉल्ड दोस 5 आर नोन एज ए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जुलाई 2018 की बात आ रही है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जुलाई 2018 के सेक्शन सी के 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, उनके आंसर और उनकी रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। रीजन अगर इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। कहाँ है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है हम। साइक्लिकल यानी याद आना चाहिए 1929 की महामंदी, वो आपके दिमाग में सेटअप होनी चाहिए, यानी बूम एंड रिसेशन आपके दिमाग में सेटअप होने चाहिए। जब भी बात करें साइक्लिकल का, 2 साइकिल यानी आगे पीछे अप डाउन, साइकिल के पैडल जो लगाते हैं हम, वो पैडल के हिसाब से सोचना है साइकिल किसकी, बूम एंड रिसेशन की, यानी तेजी और मंदी के ये क्वेश्चन है, ये दिमाग में सेट कर देना। फ्रिक्शनल यानी न्यू एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी, डिस्गाइज यानी 3 के जगह 5 है। ऐसा एग्जाम्पल याद रख के हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेना है, क्योंकि 2-2 मार्क्स के अंदर पूरे मार्क्स आपके आने के चांसेस रहते हैं। तो रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। रीजन दैट इज रीजन फॉर बूस्ट एंड रिसेशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Second, effect of depression. Third, 1929 cyclical unemployment faces by England, USA. And for fourth is example of Indian diamond industries. यहाँ पे 4 पॉइंट को आपको 2 मार्क्स अर्जित करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले रीजन है, रीजन के बाद बारे में हम बात करते हैं। फिर से एक बार, रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। तो रीजन फॉर द बूस्ट एंड रिसेशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इफेक्ट ऑन डिप्रेशन, 1929 साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फेसेस बाय इंग्लैंड एंड यूएस, एन एग्जांपल ऑफ इंडियन डायमंड इंडस्ट्री। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर
हमें सबसे पहले रीजन फॉर बूस्ट एंड रिसेशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो ध्यान में रखना है। तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द क्लास ऑफ द पीपल हु सेव एंड इन्वेस्ट इज डिफरेंट। जो कैपिटल इकोनॉमी है उसके अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एकदम डिफरेंट है। सो इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी मेंटेन बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एज ए रिजल्ट ट्रेंड ऑफ बूस्ट एंड रिसेशन इज सीन। ये जो रीजन था बूस्ट और रिसेशन का वो कौन सा था? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमने देखा कि पीपल के सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, तो इक्विलिब्रियम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। एज ए रिजल्ट ट्रेंड ऑफ बूस्ट एंड रिसेशन इज सीन। व्हेन इकोनॉमी फेसिस प्रॉस्पेरिटी there is a high investment, production, income, employment in the economy, and when sometime production increases at lower rate, employment tends to decrease. In this situation, cyclical unemployment is seen. When economy faces depression, then there is a reduction in the demand of goods and laborers are refrained from the work. In such a situation, depression become a reason for unemployment. So this type of unemployment is called cyclical and depressive or trade cycle unemployment. The effect of boost and recession in economy on employment can be ups and down in periods of times, and production and employment are also increase and decrease, then it is possible. So जो पूरे इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन क्या हुई 1929 की, जो वर्ल्ड डिप्रेशन की बात अब हम करें तो ड्यू टू सेवर डिप्रेशन ड्यूरिंग 1929-30 डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, इंग्लैंड एक्सेट्रा फेसेस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एवरी नाउ एंड देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन सीन इंडिया। यानी जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर 1929 और 30 के अंदर जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुई उसके वजह से बहुत सारे कंट्री के अंदर ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुई और इंडिया के अंदर भी देखी गई। फॉर एग्जांपल इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज, ये जो लास्ट का है एग्जांपल उसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज फेसेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे हम सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट द स्टेट शुड इन्वेस्ट द प्रोडक्टिव एंड developmental activities and provide employment to maximum people. As a result, effective demand will increases and the production will increase. By this, employment will also increases. यानी अगर ये जो हमारे यहाँ डिप्रेशन के हिसाब से, अगर महामंदी के हिसाब से अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम साइक्लिकल हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए स्टेट शुड इन्वेस्ट प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to maximum people. When the employment is generated, then there is a possibility of high purchase in the market and demand will increase and production will increase. By this, employment will be also increase. तो ये क्वेश्चन रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। एक बार हम फिर आपके सामने की पेश कर रहे हैं। रीजन इफेक्टिव होगा तो 1929 के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। अपने नोटबुक में लिख दो, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ने के बाद उसे लर्न करो तो आप ये पॉइंट के हिसाब से 3 मार्क्स आपकी जेब में होंगे। नाउ एक्सप्लेन द मेजर गिवन बाय राजकृष्णा टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 19 के अंदर मार्च 2019 का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर्स टू गिवन बाय राजकृष्णा टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आंसर उसकी की अंदर आप नोट डाउन कर लो। बिलिंग ऑफ टिप इन होटल बाय वेटर्स। बिलिंग ऑफ टिप इन होटल बाय वेटर्स। वेटर्स जो होटल में होते हैं वो टिप की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सो बिलिंग ऑफ टिप इन होटल बाय वेटर्स। ये जो हमने टी बनाई है उनका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो विलिंग यानी विलिंगनेस, सेकंड टाइम, इनकम, प्रोडक्टिविटी। तो ये 4 पॉइंट, विलिंगनेस, टाइम, इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। विलिंगनेस, टाइम, इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। टीआईपी का मतलब अलग है। टीआईपी स्टैंड फॉर टाइम, इनकम, प्रोडक्टिविटी और विलिंगनेस अपने आप है। टीआईपी टिप का मतलब है टाइम, इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट कर लो ताकि आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स अर्न कर सको। अगर ये पॉइंट नहीं है आपके हाथ में तो यू आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। सो आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए कि कौन सा टाइम,
कौन से इनकम के अंदर क्या लिखना है, प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या लिखना है, और इंडिया के अंदर जो राजकृष्ण कमेटी के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो यहाँ पे डिस्कशन की गई है उसका 100% आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि विलिंगनेस के अंदर क्या है, विलिंगनेस क्या है, और 3 मार्क्स के लिए अगर विलिंगनेस का आपको पूछा जा रहा है तो उसके अंदर हमें क्या लिखना है। सबसे पहले जो भी पर्सन है वो रेडी होना चाहिए, विलिंगली यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर डेफिनेशन के अंदर पक्के सेटअप हो जाने चाहिए। अगर वो कुछ काम करना ही नहीं चाहते तो वो अनएम्प्लॉय नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसके पास if a person is eligible for the getting good job but he or she does not get job for his eligibility and has expect lower cadre job, then he gets very less income from this job, so he is called as unemployment or underemployment. For example, an engineer has to work as a worker, विलिंगनेस है, अच्छी तरह से वो पढ़े लिखे हैं, पैसे उसके जो भी उनके मार्केट में है वो रेडी है उस पैसे से काम करने के लिए, मगर उनको काम नहीं मिल रहा है या उनके कैपेसिटी के हिसाब से उनको हाफ काम मिल रहा है। अगर वो इंजीनियर है तो वो वर्कर का काम क्यों करे, अगर वो एमबीए है तो क्लर्क का काम क्यों करे, अगर वो एमकॉम बीएड है तो टीचर के जगह वो दूसरे अकाउंटेंट में क्यों जा रहा है। तो ऐसे उनके एलिजिबिलिटी से भी अगर कम काम दाम मिल रहे तो ये सभी उनके मेजरिंग रॉड हो सकते हैं। देन टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ पर्सन हु हैज कैपेसिटी and he is willing to work, but if he does not get work for more than 28 hours in a week, he is said to be intensively unemployed. And second, if he is employed for more than 28 hours and less than 42 hours a week, he is said to be a less intensive. यहाँ पे more intensive और less intensive की बात हो रही है। मिनिमम 28 आवर्स से भी अगर आपको कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, मगर 48 आवर्स से अगर कम मिल रहा है तो यू आर नॉन एज ए अनएम्प्लॉयड इन टाइम पोर्शन रोड। तो रोड के अंदर दो बात हुई, मोर देन 28 एंड लेस देन 42 आवर्स। सेकंड इज आई, दैट इज इनकम। इनकम के हिसाब से हम चलते, इफ अ पर्सन गेट वेरी लेस इनकम विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पोवर्टी, देन फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ही इज पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। उनकी जितनी इनकम उनके फैमिली को चाहिए वो भी नहीं मिल रही उनको, तो वो एक इनकम के रोड से वो अनएम्प्लॉय है। इन रूरल इंडिया especially this type of unemployment is seen more. For example, if a person need 30,000 per month to pull on his family, but from the present employment he gets only 15,000 per month, half of the salary they can earn, and this type of road are known as the income roads. Then fifth is productivity. When a labor is working with less than his actual productivity, production is less than his productive capacity. For example, if a person can earn 5,000 a day according to his capacity, but he is getting work from which he can ऑन ओनली 1000, अगर वो 5000 कमा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी है 5000 कमाने की और वो सिर्फ 1000 ही कमा रहा है पूरे दिन के अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ, तो एक रोड बनता है। तो ये जो मेजरिंग रोड है राजकृष्ण कमेटी ने बताया कि विलिंगनेस, टाइम, इनकम और प्रोडक्टिविटी, उससे एक अच्छी तरह से 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। विलिंगनेस, विलिंग टू टिप होटल बाय वेटर्स, वेटर्स के अंदर होटल के अंदर टिप रखने की एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब सेक्शन ई की ओर हम चल रहे हैं। सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब एनी 5। व्हाट आर द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन कौन से है अनएम्प्लॉयमेंट के वो डिस्कस करने हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब एनी 5। ये आपको मार्च 18 और 19 के बोर्ड के पेपर के अंदर पूछा गया है। काफी अनप्रेडिक्टिव है क्योंकि 5 अगर ना बोले कोई भी 5, एनी 5, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा हमें मेंटली रेडी रहना है, ऐसी बात भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 4 + 4 + 3 के हिसाब से टोटल 11 पॉइंट है। 4 + 4 + 4 के हिसाब से टोटल 11 पॉइंट का क्वेश्चन है। तो की फॉर फर्स्ट 4, पहले 4 की हम की बना रहे हैं यहाँ आपके लिए। हाई राइज लो कैपिटल, हाई राइज लो कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज हाई राइज लो कैपिटल, हाई दैट इज हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड, राइज दैट इज स्लो राइज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। थर्ड, लो रेट ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, यानी हाई राइज लो कैपिटल। फर्स्ट 4 की हम की बना रहे हैं, हाई राइज लो कैपिटल।
क्योंकि 11 पॉइंट क्या है वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर 11 पॉइंट आप लिख देते हो तो एग्जामिनर के ऊपर आपकी इंप्रेशन अलग होगी, और उनमें से कोई भी 5 आपके अच्छे लग रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंटली उसके अंदर ज्यादा मार्क्स लाने के चांसेस लग रहे हैं, तो वही आप बाकी के 5 को एक्सप्लेन करो, मगर 11 आपके दिमाग में सेटअप होने चाहिए। नाउ ऑफ सेकंड 4 पॉइंट, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। 2-3 बार गुनगुनाओ अपने साथ, 2-3 बार तो जो आपके कीवर्ड है वो अच्छी तरह से सेटअप होंगे आपके दिमाग के अंदर। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। इसी ट्यून के अंदर आप 2-3 बार दोहराना हमारे साथ, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और अच्छी तरह से आप कर पाओगे। तो ये पूरा आपको दिमाग में सेट करना है। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। तो एजुकेशन का मतलब लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इनसफिशिएंसी का मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड मैन पावर का मतलब लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। ये 4 पॉइंट है। अब बाकी लास्ट के 3 पॉइंट ऑफ लास्ट 3 पॉइंट। हमारी कंपनी के मोबाइल के टावर एग्रीकल्चर के अदर फील्ड में पकड़े जाते हैं। हमारे कंपनी के मोबाइल के टावर एग्रीकल्चर के अदर फील्ड में पकड़े जाते हैं। हमारे कंपनी के मोबाइल के टावर, मोबाइल दैट इज लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर। सेकंड, एग्रीकल्चर यानी निग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, अदर यानी अदर कॉजेस। तो ये 11 पॉइंट को 4+4+3 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं हम, ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में 11 पॉइंट सेटअप हो जाए। क्योंकि गुजरात बोर्ड के अंदर में भी पॉसिबल ऐसा ही आपको पूछा, व्हाट आर द रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, explain in detail, so you have to remember this entire 11 question in your mind. So how to remember, that is your key. हाई राइज लो कैपिटल, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। हमारी कंपनी के मोबाइल के टावर एग्रीकल्चर के अदर फील्ड में पकड़े जाते हैं। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए। अगर ये सेटअप हुआ तो अच्छी तरह से आप कर पाओगे। और पूरा जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स के अंदर, उसके अंदर क्या लिखना है वो अच्छी तरह से आपको थोड़ा सा डिटेल में, सेक्शन ई के अंदर तो डिटेल में लिखना पड़ेगा। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आपको डेटा लिखने पड़ेंगे। इन इंडिया पॉपुलेशन वाज 36.1 करोड़ इन 1951 which increased to 121 crores in 2011. Thus, because of high growth rate the population, there are tremendous increase in the size of population, so labor supply also increased rapidly, but against this there is low rate of employment opportunity which increase the problem of unemployment. हम unemployment के reason को discuss कर रहे हैं। In India the rate of growth in employment is much lesser than the population growth rate, which gives rise in the problem of the employment and keep on increasing. सेकंड पॉइंट है स्लो राइज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। स्लो राइज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उनका लेवल काफी स्लो है, काफी धीरे धीरे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज कंटिन्यूसली बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड टू दैट एक्सटेंट। दिस इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिमेन जॉबलेस ग्रोथ इवन आफ्टर planned economy growth. Employment opportunity cannot be created for old and new entrants. India attained 7.6 economic growth in 10th five-year plan and 7.8 in 11th five-year plan, but still number of unemployed kept increasing due to green revolution. The sector other than the agriculture observed slow growth and employment cannot be created as per the requirement which increase unemployment. यानी unemployment की जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो जो रिक्वायर्ड है उससे काफी 7.8 डेवलपमेंट के रेट से चल रही है। नाउ इनसफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इनसफिशिएंसी उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर काफी दामरदार था हमारा कि वो अच्छी तरह से अगर बढ़ेगा तो इंडिया की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। बट इन इंडिया
public sector was given more importance than private sector and increase in the seen the number of public sector and investment thereon. Because of low productivity of public sectors, the quantity of employment generation estimated from it was not able to generate. To develop the public sector, employment oriented private sectors were controlled and their employment was neglected. So there was less employment generation and employment increase. यानी जितना दावा किया था कि ये अच्छी तरह से बढ़ेंगे मगर उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, इनसफिशिएंसी हुई उनके अंदर. नाउ लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. In India, during the planning period, manpower planning is not planned rightly. In present period, the type of labor which is demand availability of the similar type of the labor supply is not possible because that kind of manpower planning is not found in the education system. In the economic development of country, without estimation of this type of number of labor requirement educators has been made a widespread actively. As a result, every year lakhs of educated youth obtain degree, but because of the lacking of knowledge and training skill, they remain unemployed. With proper manpower planning, if educated and the qualified youth are provided with proper job, and problem of unemployment can be reduced. Due to lack of proper manpower planning and not getting suitable work in our country, the doctors and the engineers with a high degree go to foreign, that is called ड्रेन टू ब्रेन. ड्रेन टू ब्रेन होने का यही एक है कि लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग है. जो पढ़े लिखे, जिसके पास स्किल है, जो ट्रेन है, उनको अपनी हिसाब से जॉब नहीं मिल रही. बहुत सारे एवरी ईयर देयर आर लैक्स एंड करोड्स आर गेटिंग हायर एजुकेशन डिग्री, इवन दे आर नॉट गेटिंग गुड जॉब. तो ये एक रीजन है मैन पावर प्लानिंग का. लास्ट के 3 पॉइंट के अंदर हम देख रहे हैं, सबसे पहले स्लो राइज हुआ, हाई राइज हुआ. स्लो राइज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, यानी 2 ऊपर के हमने ऐसे डिस्कस किए. तो ये चारों पॉइंट के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन आर ऑल्सो वन ऑफ द बिग इश्यू. यहाँ पे 4th पॉइंट की बात करें हम, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. जो हमारी सेकंड 5 प्लान के अंदर जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो हेवियर बेसिक इंडस्ट्रीज को लेके, यानी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे थे. बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देयर इज अ सरप्लस लेबर इन इंडिया, सो द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इज यूज एग्रीकल्चर, देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी इंक्रीज एंड unemployment cannot be reduced, but labor intensive technique was given less importance, so unemployment problem has become acute. यानी लेबर इंटेंसिव को ध्यान में रखना चाहिए था. हमने कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्शन किया तो मैन पावर को निगलेक्ट किया, उनको बाहर करना पड़ा, वर्कआउट करना पड़ा. उसकी वजह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ गए. भगवती कमिटी एंड वेंकटरामन कमिटी फॉर्म टू स्टडी द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑल्सो रेकमेंड to use more labor intensive technique than the mechanisms. यानी जो भगवती कमेटी और वेंकटरामन कमेटी ने भी भर दिया था कि हमें इंडियन इकोनॉमी के अंदर कैपिटल इंटेंसिव नहीं मगर लेबर इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन करनी चाहिए. नाउ लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे 3rd पॉइंट की, कि in India during the planning period due to increase in the economic growth the national income has increased, but because of increase in the population growth rate per capita income increase at lower rate. हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ी, मगर साथ साथ नेशनल इनकम से डबल स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ी. उसकी वजह से हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम के डेटा है वो लोअर रेट में आए. ड्यू टू लोअर रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एक्सपेंसेस एंड सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ बर्डन सम पॉपुलेशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिमेन एट लोअर रेट. यानी पर कैपिटा इनकम अगर आपकी कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सेविंग 0 है, तो इन्वेस्टमेंट की कोई चांस नहीं है. बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर कुड नॉट क्रिएट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज द व्हाई एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज क्रिएटेड. ये एक रीजन है. देन लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, हम यहाँ पे बात कर रहे थे. ये 2 पॉइंट के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है हमारी कि वोकेशनल एजुकेशन कैसा है हमारा. सबसे पहले बात करें तो इन इंडिया देयर इज अ हाई एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम.
In country, the worker who can work according to the changing work technique are not created by the present education system. जो फ्यूचर के अंदर सिस्टम आएगी, चेंजेस होंगे, उनके हिसाब से हमारी जो सिस्टम है एजुकेशन की वो नहीं जा रही है. जो हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, वो प्रेजेंट के अंदर जो है, मगर आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स इट विल बी चेंज. और जो मार्केट के अंदर एजुकेटेड पर्सन, स्किल पर्सन जाएंगे, वो पुराने सिस्टम एडॉप्ट करके जाएंगे, तो नए सिस्टम से वो टाइप नहीं कर पाएंगे. टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म्स हैज बीन adopted by the industries and agriculture. So more labor are required who have knowledge of this type of techniques, but skilled labor are few because of lack of vocational education. यानी जिस हिसाब से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से टेक्निकल स्टाफ ज्यादा चाहिए, टेक्निकल नॉलेजेबल पर्सन ज्यादा चाहिए, मगर जो प्रेजेंट की सिस्टम है वो टेक्निकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रही है. तो स्किल्ड लेबर आर फ्यू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. Present education system failed in mental and physical development of human being. Hence, even after acquiring education, a person is not capable for self-employed. As a result, they are suffer from people of प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी एक रीजन है कि उनका मेंटली और फिजिकली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो रहा, और वोकेशनल जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा. उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सेकंड पॉइंट, ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात हो रही है. In rural area, lack of infrastructure facilities, lack of proper roads, lack of education, health, electricity facility are the causes of the low generation of employment. In rural areas, there is availability of the labor at low wages and easy availability of the raw material for agro-based industries. But because of lack continuous and required electricity, industries are not established in rural area. As a result, new employment cannot be created as employment exists. यानी अगर गांव की बात करें तो गांव के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर मैक्सिमम लोग तनख्वाह लेते हैं, वेजिस लेते हैं. वहां अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज को अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस नहीं मिल रही. 24/7 की जो प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना है वो अभी इम्प्लीमेंटेड है, अभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं है. तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर लगातार कंटिन्यूसली जो बिजली मिलनी चाहिए वो इंडस्ट्रीज को नहीं मिल सकती गांव के एरिया के अंदर. सो दैट द इन्वेस्टमेंट आर रेयर. वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो 100% इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी नहीं है, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो लोग वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फेस कर सकते हैं. देन लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट. In India, due to social reason, family relations, religious customs and culture, lack of labor avoid to move from one place to another place. Increased problem of the unemployment. People with higher education are not interested to going in rural or backward areas, even if they get employment, less employment. Also, due to attraction towards the urban life of and urban facilities, people do not show readiness to go to rural areas for the employment. As a result, urban unemployment are increases. यानी लोगों को एक दूसरे को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दूसरा प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस के अंदर वो जाने के लिए रेडी नहीं है. गांव वाले यहाँ अट्रैक्ट होके आते हैं, एक बार आने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही फिर भी वो गांव जाना पसंद नहीं करेंगे. और यहाँ जो पढ़े लिखे हैं इंडियन इकोनॉमी के सिटी एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर जिन्होंने एजुकेशन लिया है, जिन्होंने क्वालिफिकेशन लिया है, वो गांव में अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो भी लाइफस्टाइल वहां चेंज होगी तो वहां जाना पसंद नहीं कर. दिस आर द रीजन फॉर लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर क्रिएट सो मेनी अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ नेग्लिजेंस टुवर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो बेस है इंडियन इकोनॉमी के अंदर 70% एंड मोर आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट विद दिस sector. Even they are negligence towards the agriculture sector. India is an agriculture country and most of its population residing in the villages and dependent on the agriculture sectors. So agriculture planning should be such that generate more employment. In India, economic development policy more emphasis is given to the other sector than the agriculture sector. So the planning related agriculture sector failed to generate more employment. Advantages of the green revolution is enjoyed for only few states
Hence, overall employment could not be created in agriculture sector. Also, burden of population, lack of irrigation facility, lack of agriculture finance, uncertainty of the monsoon, etc. are the responsible for the poor development of agriculture sector, which causes more unemployment. In rural areas, non-agriculture sectors are not developed properly. Hence, rural laborers who are dependent on the agriculture suffer high rate. So, seasonal and disguised unemployment also there. यानी जो negligence एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, वहां पे जितने फैक्टर्स जो काम कर रहे फाइनेंस के, इरिगेशन के, मानसून के, उनसे भी लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ये भी एक रीजन है। अदर रीजंस की बात करते हैं, इंडिया लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लैक ऑफ कंडक्टिव एनवायरमेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड अंडर द यूटिलाइजेशन ऑफ द natural resources are also responsible in increase. Any 5 to be expected in answer, but you have to keep in mind this 11 point. Out of 11, which are the beneficiary and which are you can getting maximum mark, that you point out in your mind. यानी कोई भी 11 में से 5 ऐसे पक्के करो कि 5 के अंदर 5 में से 5 आपके मार्क्स आ जाए, मगर 11 को हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर का जो लेवल है वो थोड़ा दूसरे से अलग हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2019 का पूछा गया है, व्हाट आर द मेजर टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रीजन देखे, अब गवर्नमेंट क्या करेगी उनके बारे में हमें सोचना है। मार्च 2019 के अंदर आई है ये क्वेश्चन। अब उनकी की, देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से कम होगा तो इकोनॉमी डेवलप होगा और एजुकेशन सभी को मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से कम होगा तो इकोनॉमी डेवलप होगा और एजुकेशन सभी को मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये एक की पॉइंट है, 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार गुनगुनाओ, अपने नोटबुक में लिखो, डाइजेस्ट में लिखो, अपने पैम्पलेट में लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो, मगर जब ये क्वेश्चन आए तो ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए। उसके हिसाब से आपके 7 to 8 पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, सेकंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, थर्ड increase in the rate of economic development, economy का मतलब increase in the rate of economic development, then education that is employment oriented education system, then DES देश का मतलब DES, D that is development of the cottage and small scale, E that is extension of infrastructure facility and S that is speed and expansion of green revolution। ये 7 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी 5 लिखना ऐसा नहीं है, यू हैव टू राइट एंटायर 7 इन सेक्शन ई फॉर द 5 मार्क्स। सो व्हाट आर द मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन एनी 5, देयर आर इन मार्च 2019 बट सम ऑफ द एग्जामिनर आर नॉट मेंशन एक्सप्लेन एनी 5, सो यू हैव टू राइट एंटायर 7 पॉइंट्स। अगर आपको 5 पूछा जाए तो कोई भी 7 तो डिस्प्ले करने पड़ेंगे, उनमें से कोई भी 5 आपको लिखना है और 5 ऐसे लिखने हैं कि आपको 5 में से 5 मिले, यानी कौन से 5 अच्छे हैं वो पहले डिसाइड करके उसी के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। पहला पॉइंट, बिकॉज ऑफ द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री, ऑन वन हैंड द नंबर ऑफ लेबर्स डिमांडिंग फॉर द जॉब and on other hand due to slow economic growth, appropriate number of the employment opportunity cannot be created. As a result, unemployment is increasing and made the problem of unemployment more serious. In India, to solve the problem of unemployment, effective step of the population control must be taken. With that, the rate of the population growth will be come down and labor supply will reduce, so the number of job seeker will reduce. Due to population control, resources will become surplus and rate of the capital investment will be increased, so the employment opportunity will be increased. In long run, by controlling population, the productive age group 15 to 64 can be placed appropriately। यानी पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करेंगे तो 100% जो डिमांड करने वाले जो जॉब सीकर है उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेगी, उनको भी मिलेगी। ड्यू टू पॉपुलेशन कंट्रोल, रिसोर्सेज विल बी सरप्लस, जो रिसोर्स वो सरप्लस होते जाएंगे, उनके अंदर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका भी अच्छी तरह से अपना जो पैसा है उसके ऊपर हम लगा सकेंगे। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, employment oriented planning. For the employment oriented planning, state has encouraged consumer goods and labor intensive industries, small and medium scale industries, businessmen, trade, animal husbandry, dairy development, etc. have to be developed with the
establishment and development of the employment oriented industries, the production of the consumer goods will increase, employment will increase, and economic stability will also be achieved. In construction sector, through employment oriented planning, more employment can increase. State can also coordinate between capital intensive and labor intensive production technique. Giving more opportunity to labor intensive production technique, state can solve the problem of unemployment. यानी अगर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग रही, एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम सोचेंगे, उनके लार्ज स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. डेवलपमेंट अगर करने की बात आ रही है तो उसको कंज्यूमर गुड्स विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट अगर ओरिएंटेड करेंगे तो लेबर को वर्क मिलेंगे. स्टेट कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव, कैपिटल भी साथ में रखेंगे और लेबर इंटेंसिव मेथड को भी साथ में रख के प्रोडक्शन करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. नाउ इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. If economic development is continuously increased at the higher rate, then the employment opportunity can also develop higher rate and problem of unemployment can be solved. यानी अगर एम्प्लॉयमेंट के रेट पॉपुलेशन के रेट से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकेंगे. टू ब्रिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ हायर लेवल, फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. यानी तीनों जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन करके यहाँ वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी. इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय इंक्रीजिंग इरिगेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर ग्रुप ग्रोथ रेट शुड बी केप्ट. यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट को बढ़ाना पड़ेगा. उसके साथ साथ पब्लिक, प्राइवेट और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उनका भी कोऑर्डिनेट करने पड़ेगा. एफर्ट शुड बी मेड सो दैट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन शुड बी अप्लाइड. यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक या दो स्टेट के अंदर है, उनका भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो जो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके सामने हम अपना एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा सके. नाउ फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. एम्प्लॉयमेंट ये हो गया, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Cottage and small scale industries have capacity to create employment with the low capital investment as compared to big industries. So by developing cottage and small scale industries, problem of unemployment can be solved. यानी सिर्फ बिग एंड हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं, हमें स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, वहां से ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की. विद सिमिलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट 7.5 times मोर एम्प्लॉयमेंट देन द बिग इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर 7.5 times मोर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होने के चांसेस रहेंगे. Hence, giving special intensive cottage and small industries should develop in the industries policy. These industries are given importance and various measures have been taken for the development. For the development of the cottage and small scale industries, government have to come forward to their help. Then, second last point, extension of infrastructure facility. Extension of infrastructure facility is important in rural areas because we want to develop rural area and create more opportunity for them. Indian rural areas have less employment opportunity than urban areas due to poor infrastructure facility in rural areas. So government extend to service like education, health, housing, electricity, roads, business, training center in the rural areas so that there are creates some of the opportunity of employment. With the development and extension of the infrastructure facility, employment will generate in agriculture and allied sectors. As a result, problem of unemployment will be reduced. ये भी एक हो सकता है. Then speed and expansion of green revolution. Speed and expansion in green revolution काफी important point है. यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की बात आ रही है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात आ रही है, उनको डेवलप करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. इन रूरल एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन शुड बी स्पीड अप एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू एक्सटेंड it to more areas which can increase employment opportunity in agriculture sector. According to the one estimate by the PC Mahalanobis in India, by investing 1 crore to agriculture sector, 40,000 people can employed. अगर 1 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो 40,000 people can employed and production can be increased 5.7
और हमारा जो प्रोडक्शन है वो 5.7% इंक्रीज होगा। वेयर इफ वी इन्वेस्ट 1 करोड़ इन द बिग इंडस्ट्रीज ओनली 500 पीपल कैन एम्प्लॉय। अगर बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर है 1 करोड़ का हम इन्वेस्ट करेंगे तो 500 पीपल को ही सिर्फ जॉब मिल सकती है। एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली 1.4 टाइम्स 1.4%। Thus, it is clear that agriculture sector can be create more employment than the industries. ये एक ध्यान में रखने वाली बात, पीछे महालनोबिस का जो एस्टिमेट है वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टू स्पीड अप द एक्सटेंट ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज सच अ माइनर and measure irrigation, soil conservation, mixed farming, forest development, planning for more harvesting, this should be adopted. ये सभी हमें करना पड़ेगा। To plant more than one harvest in a year, modernization of the land, importance to the agro-based rural industries are required to employment opportunities can be increased. According to M.S. Swaminathan, according to Dr. M.S. Swaminathan, developing agriculture sector, many more employed can be created. यहाँ पे ये 7 के अंदर अगर आपको 5 पूछा जाए तो ये 7 जो हमने एक्सप्लेन किए उनमें से जो आपको इजी लगे, जिसमें अच्छे स्कोर कर पाओ, वो हम एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये सेक्शन ई के अंदर जो 2 या 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के है, उनका शॉर्टकट की क्या है वो आपने देखी। आप सर्वनो विडियो अंत सुधी निहाळवा बदल आभार। जोता रहो आईसी रिकवरी चैनल पर 7 रिविजन माटे। Please subscribe this channel for the more notification in your mobile or in your laptop or in your computer. I am thankful to all to watching this video. Thank you. Thanks a lot. Thank you for the day.